नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। उत्तराखंड कांग्रेस का विवाद सुलझाने आए ऑब्जर्वर पीएल पुनिया के दौरे का आज तीसरा दिन है। पुनिया ने आज कांग्रेस के फ्रंटल संगठन जैसे यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस के अध्यक्षों से मुलाकात की। इससे पहले आज ही सुबह कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने उनसे होटल में मुलाकात की, जिनमें प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता विपक्ष यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान जब मीडिया की तरफ से सवाल पूछे गए कि कांग्रेस में क्या सब कुछ ठीक है, क्या रिपोर्ट ली गई, आगे क्या होगा, तो ऑब्जर्वर पीएल पुनिया ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, या फिर यूं कहें कि पार्टी के अंदरूनी विवादों के सवालों पर उन्होंने चुप्पी साध ली। विवादों पर प्रभारी देवेंद्र यादव ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। ये क्या कहने दी? हाँ, बात करने दी। बात ही नहीं करना चाह रहे जी। ने लोग मिले हैं, करीब करीब मेरे ख्याल से 500 से ज़्यादा लोगों से उन्होंने मुलाकातें की हैं और 2-3 लोगों के कुछ कहने से फ़र्क नहीं पड़ता। अजय भट्ट नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष दोनों रहे, इनको किसी के पेट पर दर्द क्यों नहीं हुई? कांग्रेस में ही हो रही, गोदियाल साहब अध्यक्ष रहे, प्रीतम सिंह जी नेता प्रतिपक्ष रहे, तब ये बातें क्यों नहीं आई? तो ये भी हाईकमान इन सारी चीज़ों को देखता है। और जब बीजेपी के अंदर कोई चीज़ होती है वहाँ बात नहीं करते, जहाँ कांग्रेस अपने ही परिवार के लिए ना कहा जाए, इसीलिए तो ये सब चीज़ हो रहा है। और जब सब चीज़ सामान्य होगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दीपांकर भट्ट देहरादून से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। दीपांकर, अंदरूनी विवाद जो कांग्रेस में है जग जाहिर है। अब पीएल पुनिया जब इस विवाद को सुलझाने पहुंचे, लेकिन लगता है कि कांग्रेस अपना अंदरूनी विवाद अभी तक उजागर नहीं करना चाहती है, हालांकि वो जग जाहिर है पहले से। बिल्कुल, कांग्रेस नेताओं में जिस तरह के झगड़े पिछले 1 साल में देखने को मिले, खासतौर पर विधानसभा चुनाव में हार के बाद, उसका तिलक राज बेहड़ का बयान हो, प्रीतम सिंह के बयान हो, मदन बिष्ट का बयान हो, पिछले 3 दिनों में यहाँ पर अलग अलग नेताओं से मुलाकात की है पीएल पुनिया ने और सबने अपने अपने सजेशंस दिए हैं। किसी ने संगठन को लेकर दिया है, किसी ने लोकसभा चुनाव को लेकर दिया, लेकिन अभी पर्यवेक्षक के तौर पर जो पीएल पुनिया है वो इस पूरे मसले पर कुछ भी नहीं कहना चाहते। उनका या दूसरे नेताओं का यही कहना है कि जो भी बातें उनसे कही गई है, जो सवाल जवाब नेताओं से उन्होंने किए हैं, ये पूरी रिपोर्ट हाईकमान को सौंपी जाएगी और फिर हाईकमान तय करेगा कि क्या उत्तराखंड में किसी लेवल पर किसी बदलाव की जरूरत है। जो सबसे बड़ा सवाल यह है कि 3 पद इस वक्त कुमाऊं मंडल के पास है और तीनों नेता कुमाऊं से आते हैं, यशपाल आर्य, भुवन कापड़ी और करण माहरा। तो क्या गढ़वाल और तलाई के नेताओं को आगे इसमें मौका मिलेगा? जिस तरह के सवाल खड़े हुए थे तिलक राज बेहड़ की तरफ से, प्रीतम सिंह की तरफ से सवाल खड़े हुए थे कि संगठन की स्थितियां ठीक नहीं, संगठन को बेहतर होना चाहिए, तिलक राज बेहड़ सही बात कर रहे हैं। और क्या नेताओं की बयानबाजियां आने वाले दिनों में रुकेंगी? तो फिलहाल कोई भी प्रदेश का नेता इस लेवल पर यहाँ पर कोई बयान देने की स्थिति में नहीं है कि आगे क्या होगा। बिल्कुल, अभी दीपांकर कोई बयान नहीं दे रहा, लेकिन इससे पहले का जो विधानसभा चुनाव रहा, उस वक्त कांग्रेस की क्या गलतियां रही जिसकी वजह से कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाई, वो भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब उन गलतियों से क्या सीखा कांग्रेस ने? आने वाले चुनावों पर भी इसका असर दिखने वाला है, ये जो अंदरूनी कलह है। बिल्कुल, आज जो स्थितियां हैं, कांग्रेस के तमाम जिला अध्यक्ष हैं या दूसरे जो नेता हैं जिनसे बातचीत की है यहाँ पर पीएल पुनिया ने, सबका ये कहना है कि इस वक्त जब बीजेपी अपने पूरे संगठन की तैयारियों में जुटी है, ऐसे वक्त में कांग्रेस के अंदर कलह सुलझाने को लेकर कोई बैठक होती है तो इसका मैसेज ठीक नहीं है। सबसे बड़ी बात जो तमाम नेताओं का ये कहना है कि हमें इस वक्त ग्राउंड पर काम करने की जरूरत थी, ग्राउंड पर सभी नेताओं को होना चाहिए था। ऐसे में इस वक्त झगड़े के लेकर अगर बैठक हो रही हो देहरादून में और दिल्ली से नेता को आना पड़े, तो ये स्थितियां कहीं ना कहीं मैसेज अभी भी कांग्रेस के लिए जमीनी स्तर पर सही नहीं है और अब दिल्ली से भी बहुत कुछ बदलेगा, इस बात की उम्मीद कार्यकर्ताओं को अभी भी नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका, दीपांकर भट्ट। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ के दौरे पर हैं, जहां पर सीएम ने मुवानी में शेर सिंह कार्की सरस्वती विद्यालय का उद्घाटन किया है और इस दौरान पूर्व गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी भी यहां पर मौजूद थे। बाईस अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा में नकली सामान की खपत को रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी ताबड़तोड़ छापेमारी कर रहे हैं। सोमवार सुबह नकली पनीर का एक बड़ा जखीरा पकड़ में आया है। साथ ही मसालों की एक बड़ी कंपनी की सैंपलिंग कर रुद्रपुर जांच के लिए भेजे गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि सबसे ज्यादा मिलावटी मिल्क प्रोडक्ट्स, ऑयल और मसालों में होती है, जो यात्रियों में खपा दिए जाते हैं।
आज सुबह हमने जो है जनपद देहरादून की जो है कुछ गाड़ियां जो सहारनपुर, रामपुर, मनिहारन से आ रहे थे, उनसे जो संदिग्ध पनीर था वो पकड़ा है और उसको मौके पे ही डिस्ट्रॉय करवाया है। हमें एट द स्पॉट मिला, करीब करीब 4 क्विंटल के आसपास है और ये ड्राइव जो है लगातार चलेगा। हमने इसको स्टार्ट किया है और ये जनपद टिहरी से, पौड़ी से होते हुए हमने हरिद्वार में भी अभी 3 दिन पहले ड्राइव चलाया और देहरादून में हम कर रहे हैं और इसके बाद कुमाऊं में भी जो है हम लोग अभियान चला रहे हैं। राज्य में कोरोना वायरस का डर फिर से सताने लगा है। पहाड़ पर्यटकों से पैक हैं तो बेरोक-टोक आवाजाही इस खतरे को दोगुना कर रही है। प्रशासन से लेकर पर्यटक सब लापरवाह बने हुए हैं। देखिए, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पहाड़ों में पर्यटकों की ये भीड़ डराने लगी है। नैनीताल की माल रोड हो, चाहे पंत पार्क या फिर बाजार, सभी जगहों पर पर्यटकों से लेकर स्थानीय लोग लापरवाह बने हुए हैं और बिना मास्क के घूम रहे हैं। ये कोरोना जो है ना, वो एक जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी हो गया है ना, वो वैसा ही हो गया है। अब वो आएगा जाएगा, और जिसने डोज ले रखी है फर्स्ट या सेकंड, तो नॉर्मली उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। पिछले एक हफ्ते में कोरोना के मामले 300 के पार पहुंच चुके हैं। अकेले देहरादून में 100 एक्टिव केस हैं, तो नैनीताल में 70 से ज्यादा मामले अब तक सामने आ गए हैं, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। देखिए, टूरिज्म पे आधारित हमारा स्टेट है, उस हिसाब से भी हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कैसे हम सुरक्षित ढंग से अपने जितने भी टूरिस्टों को है अपने यहाँ पे बुलाएं। बहरहाल, कोविड के बढ़ते मामलों ने संकट तो पैदा कर दिया है, लेकिन ये भीड़ इस चिंता को दोगुना कर रही है। ऐसे में जरूरी होगा कि समय रहते कदम उठाए जाएं ताकि कोरोना को रोका जा सके। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। अल्मोड़ा के खत्याड़ी पंपिंग पेयजल योजना वन अधिनियम में लटक गई। नगर को 4 MLD पानी की इस योजना के मिलने की उम्मीद थी, लेकिन वन अधिनियम में योजना फंस गई है। जबकि गर्मी के शुरू होते ही नगर के कई हिस्सों में तीसरे दिन पानी मिल पा रहा है, वहीं जल निगम जल्दी ही स्वीकृति मिलने की उम्मीद कर रहा है। होना है उसमें वन भूमि का भी जगह आ रही है। वन तो इस योजना में वन भूमि के जो प्रस्ताव हैं वो हमारे शाखा द्वारा बना लिए गए हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में गर्मियों में जानवर पानी के लिए ना भटकें, इसके लिए राजाजी टाइगर रिजर्व में जगह जगह पर पानी के बड़े तालाब बनाए गए हैं। दरअसल कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और उसके आसपास वन्य जीव रहते हैं और बढ़ती गर्मी की वजह से पानी की तलाश में ये वन्य जीव आबादी का रुख करते हैं, जिससे इंसान से इनके टकराव की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इस टकराव को रोकने के लिए वन विभाग ने भी कमर कस ली है। कम पानी वाले क्षेत्रों में विभाग ने वाटर होल बनाए हैं, जिससे वन्य जीवों की प्यास बुझाई जा रही है। इसके लिए कॉर्बेट, रामनगर और तराई पश्चिमी वन प्रभाग ने इंतजाम किए हैं। होल्स बनाए हैं और उसमें उनके लिए पानी का जो है भंडारण किया जाता है, उसमें आपूर्ति की जाएगी उनको समय समय पर गर्मियों में, ताकि इनको वन्य जीवों को कोई दिक्कत ना आए। चारधाम यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होनी है। वहीं चारधाम यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी और पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। चारों धामों में सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और चौक चौराहे पर ट्रैफिक व्यवस्था के साथ जल पुलिस, SDRF की भी तैनाती करने के आदेश दिए हैं। IG गढ़वाल का कहना है कि पिछले साल की यात्रा में जहां जहां कमियां रही हैं, उनको सुधारते हुए इस बार अधिक पुलिस बल तैनात किया गया है। एक CO और 11 इंस्पेक्टर, लगभग 200 के आसपास सब इंस्पेक्टर, जिसमें महिला सब इंस्पेक्टर भी है, 925 कांस्टेबल है और 100 के आसपास हमारे महिला कांस्टेबल है। होमगार्ड अलग से लगे हुए हैं, PRD भी है और 6 कंपनी PAC, 1.5 सेक्शन, 6 और 1.5 सेक्शन PAC हमने। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर पहले रातूडी सेरा के पास हाईवे खस्ताहाल बना हुआ है। 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी, लेकिन हाईवे के हाल बेहाल है।
साथ ही सुरक्षा कार्य भी इस जगह पर नहीं किए गए हैं। वहीं सड़क खराब होने की वजह से कई बार जाम की स्थिति बन जाती है और यात्रा सीजन में यात्रियों को यहाँ पर जाम की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। नदी का कटाव है, उससे रोड प्रभावित होती है, तो उसमें प्रोटेक्शन वर्क होना है, थोड़ा लॉन्ग टर्म मेजर्स लिए जाने हैं उसमें, जिसके बाद रोड चौड़ीकरण के संबंध में बीआरओ का अवगत कराया गया है। उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन उसमें रोड की सरफेसिंग सही करने के लिए भी बीआरओ को बताया गया, वो उसमें कर लिया जाएगा। G20 सम्मेलन की मेजबानी को लेकर टिहरी जिला प्रशासन भी इन दिनों तैयारियों में जुटा है। देश विदेश से आने वाले डेलीगेट्स टिहरी के ओणी गांव को विजिट करेंगे और पहाड़ की लोक संस्कृति परंपरा से रूबरू होंगे। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर नरेंद्र नगर विधानसभा में बसा ओणी गांव अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है और ओणी गांव में G20 का सम्मेलन होना है, जिसकी तैयारियां चल रही हैं। प्रशासन ओणी गांव को मॉडल विलेज के रूप में डेवलप कर रहा है। घरों की दीवारों पर ऐपण और पहाड़ी लोक संस्कृति की पेंटिंग की जा रही है। तो उनको एक अपना कल्चर शोकेस करने के लिए अपना डेवलपमेंट जो हमने प्रगति की है उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के जो दिशा निर्देश हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है, उसको हमने किस तरह से आगे बढ़ाया है जनपद टिहरी में, उस ग्रामीण क्षेत्र में उसको दिखाने के लिए शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो। G20 सम्मेलन को लेकर ओणी गांव की तस्वीर बदल गई है। वहीं ग्रामीणों में भी खुशी देखी जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि वो देश विदेश से आने वाले मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार हैं। ये ऋषिकेश से मात्र 10-12 किलोमीटर, एयरपोर्ट से भी नजदीक है, रेलवे से भी, ये चारों तरफ से हर जगह से एक सेंटर की जगह है और भविष्य में देखते हुए यहाँ पर्यटक की अपार संभावनाएं हैं। सम्मेलन से गांव को भी नई पहचान मिलेगी। वहीं अब उम्मीद है कि भविष्य में ओणी गांव भी पर्यटन सर्किट से जुड़ सकेगा और स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिल सकेगा। ओणी गांव को मॉडल विलेज के रूप में डेवलप किया जा रहा है, जिसके तहत यहाँ पर घरों में पेंटिंग की जा रही है, जिससे बाहर से आने वाले डेलीगेट्स यहाँ की संस्कृति परंपराओं से रूबरू हो सकेंगे और आने वाले भविष्य में ओणी गांव को पर्यटन के क्षेत्र में नई पहचान मिल सकेगी। सौरभ सिंह, न्यूज़ 18, ओणी गांव, टिहरी। सरकार की ओर से यात्रा रूटों पर चलने वाली सभी बसों में जीपीएस सिस्टम लगाने के निर्देश दिए गए, जिस पर गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स यूनियन ने आपत्ति जताई। मोटर्स ऑनर्स यूनियन के अध्यक्ष जीत सिंह पटवाल का कहना है कि एक तो जीपीएस की कीमत 10,000 से ज्यादा है, इसके साथ ही ऐसे में मोटर मालिकों पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है, जबकि पहाड़ों पर जीपीएस सिस्टम कारगर नहीं है। अध्यक्ष ने कहा कि पहाड़ी रूटों पर मोबाइल के सिग्नल नहीं होते, ऐसे में बसों में लगा जीपीएस सिर्फ शो पीस बनकर रह जाएगा। कोई गारंटी हो कि जीपीएस काम करेगा तो लगाने में 10,000 कोई दिक्कत नहीं कि मालिक लगाएगा, लेकिन जीपीएस जो है पहाड़ में काम नहीं करेगा। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, ये तो गवर्नमेंट अपना जो काम है वो मोटर मालिक की कंपनी के ऊपर डालना चाहती है कि सारी जिम्मेदारी इनकी हो। और इसी बीच वन विभाग से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। फॉरेस्ट चीफ राजीव भरतरी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के 3 अप्रैल के आदेश पर स्टे लगा दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही राजीव भरतरी दोबारा फॉरेस्ट चीफ के पद पर तैनात हुए थे, जबकि विनोद सिंघल को हटाया गया था। इसके बाद विनोद सिंघल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगाया है। दोनों ही ऑफिसर्स को 29 अप्रैल को रिटायर होना है। सुनील फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सुनील, विस्तार से बताइए, हाईकोर्ट के आदेश के बाद भरतरी को बनाया गया था, भरतरी को इस पद पर तैनात किया गया था, लेकिन अब बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से। बिल्कुल सीनम, देखिए विनोद सिंघल यहाँ पर फॉरेस्ट चीफ थे, उनके खिलाफ राजीव भरतरी हाईकोर्ट गए थे कि इसमें सीनियरिटी का पालन नहीं किया गया, क्योंकि राजीव भरतरी विनोद सिंघल से 1 साल सीनियर थे। उनको हटाकर विनोद सिंघल को फॉरेस्ट चीफ बनाया गया था। इसके खिलाफ राजीव भरतरी हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट से मामला कैट में गया, वापस हाईकोर्ट आया और हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे कि राजीव भरतरी को तत्काल फॉरेस्ट चीफ बनाया जाए।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद यहाँ पर 3 अप्रैल को हाईकोर्ट ने आदेश दिया। 4-5 अप्रैल को राजीव भरतरी को यहाँ पर फॉरेस्ट चीफ बनाया गया, विनोद सिंघल को हटा के। विनोद सिंघल इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए और आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए जो हाईकोर्ट का 3 अप्रैल का जो आदेश था जिसमें राजीव भरतरी को फॉरेस्ट चीफ बनाया गया था, उस पे स्टे लगा दिया है। यानी कि जो विनोद सिंघल हैं वो एक बार फिर से वन विभाग के मुखिया होंगे, फॉरेस्ट चीफ बनेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको बताते हैं। 27 अप्रैल को भगवान बद्री विशाल के कपाट खोल दिए जाएंगे। कपाट खोलने से पहले वहां की क्या स्थिति है, सड़कों की क्या हाल है, मास्टर प्लान के कामों की यात्रा पर कितना असर पड़ेगा, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। भगवान बद्री विशाल की यात्रा का मुख्य पड़ाव जोशीमठ है। यहाँ भू धसाव की वजह से 2 होटलों को तोड़ा गया था, लेकिन अब यहाँ की स्थिति बदल चुकी है। नेशनल हाईवे को ठीक किया जा रहा है। सबसे पहले बात करेंगे जोशीमठ नगर की, तो जोशीमठ नगर में जो जनवरी महीने में दरार पड़ी थी, भू धसाव हुआ था, उसके बाद कई होटलों पे दरार पड़ी और होटलों को ध्वस्त तक करना पड़ा, लेकिन अब हालात सुधर रहे हैं। बद्रीनाथ धाम की यात्रा का दूसरा मुख्य पड़ाव है पांडुकेश्वर। जोशीमठ से पांडुकेश्वर तक की दूरी 20 किलोमीटर की है। पांडुकेश्वर में शीतकाल में उद्धव और कुबेर जी विराजमान होते हैं। जब भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलते हैं, तब उद्धव और कुबेर जी की टोली भी बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना होती है। जोशीमठ के बाद बद्रीनाथ धाम का मुख्य पड़ाव पड़ता है पांडुकेश्वर, और इस समय हम पांडुकेश्वर में मौजूद हैं। यहाँ पे भगवान कुबेर का मंदिर है। उद्धव जी शीतकाल में यहीं विराजमान रहते हैं। ऋषिकेश से लेकर बद्रीनाथ धाम तक सड़क लगभग ठीक हो चुकी है। कुछ जगहों पर समस्याएं जरूर हैं, लेकिन इस बार अधिकांश जगहों पर सड़क ठीक हो चुकी है। इस समय हम भू वैकुंठ श्री बद्रीनाथ धाम के उस सड़क पर मौजूद है जो इस बार यात्रियों के लिए जाम से निजात दिलाएगी। ये देखिए, ये सड़क सीधे बद्रीनाथ धाम के प्रवेश द्वार से पहले सीधे माणा तेराय की तरफ कट चुकी है, और इस बार जो यात्रा में जो जाम बद्रीनाथ धाम में लगता था वो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। बद्रीनाथ धाम में लगभग सभी होटल तैयार हो चुके हैं। सरकारी बंगलों को मास्टर प्लान के कार्य के तहत तोड़ा जरूर गया है, लेकिन जो निजी होटल हैं, उनमें यात्रियों के रुकने की पूरी सुविधा है। सभी होटलों की बुकिंग पूरी हो चुकी है। बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान का कार्य भी तेजी के साथ चल रहा है। मंदिर परिसर के 70 मीटर दायरे को खाली किया जा रहा है। यहाँ BKTC के पुराने भवनों को तोड़ा गया है। पुराना बाजार भी खाली कर दिया गया है, जहाँ यात्रियों की लंबी लाइनें लगती थी। उस इलाके को भी निरंतर खाली किया जा रहा है। यात्रा की तैयारी है। इस बार भी भगवान बद्री विशाल की यात्रा की जो होगी बहुत अच्छी और सुगम होगी। बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के कार्यों के दूसरे फेज में मंदिर परिसर के आसपास के इलाकों को खाली किया गया है। तप्त कुंड के इलाके को भी खाली कर दिया गया है। अलकनंदा नदी का सौंदर्यकरण किया जा रहा है। इससे पहले नेत्र झील और बद्री झील का सौंदर्यकरण किया जा चुका है। लूप रोड निर्माण कार्य वर्तमान समय में जारी है। इस समय हम बद्रीपुरी में मौजूद हैं। आपको बद्रीपुरी की तस्वीरें दिखा रही है। देखिए, मास्टर प्लान के तहत इस बार बद्रीनाथ धाम के आसपास के इलाकों को खाली कर दिया गया है। जो पुराने और जो धर्मशाला थे उनको सारा तोड़ दिया गया है। जो नदियों का जो सौंदर्यकरण है, जो घाटों का जो सौंदर्यकरण है, उसका कार्य यहाँ पे चल रहा है। आप देखिए, दूसरी तरफ आप एक तस्वीर देखिए, जो तप्त कुंड यहाँ पे इस बार है वो पूरा खाली हो चुका है। तप्त कुंड के आसपास के इलाके को भी खाली किया जा रहा है, यानी कि इसको नए तरीके से बनाया जाएगा, नई तरीके से विकसित किया जाएगा। हालांकि इस वर्ष ये काम थोड़ा देरी से होगा, क्योंकि 2 महीने जो बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी रही उसके बाद भी काम नहीं हो पाया, और अब अप्रैल में यात्रा शुरू हो जाएगी तो ये काम बाधित रहेगा। लेकिन आने वाली समय में बद्रीपुरी आपको नई सी दिखाई देगी। बद्रीनाथ धाम में कुल मिलाकर मास्टर प्लान का कार्य अभी जारी है और यात्रा भी शुरू होने वाली है। ऐसे में कुछ समस्याएं जरूर उत्पन्न हो सकती हैं,
लेकिन भविष्य में केदारनाथ की भांति बद्रीनाथ धाम की तस्वीर भी बदली बदली सी नजर आएगी। बद्रीनाथ धाम से न्यूज 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।